नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका करियर कैनवस पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इंफॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो न केवल किताबों का अध्याय है बल्कि भारत की सच्चाई है। पॉवर्टी एज अ चैलेंज, अर्थात गरीबी एक गंभीर चुनौती। अगर हम अपने आसपास ध्यान से देखें तो हमें गरीबी के अनेक चेहरे दिखाई देते हैं। गांवों में खेतों पर काम करने वाले लैंडलेस लेबरर्स, शहरों में झुगी बस्तियों के निवासी, सड़कों पर भीख मांगते लोग, निर्माण स्थलों पर काम करने वाले डेली वेज वर्कर्स, छोटी दुकानों में काम करने वाले चाइल्ड लेबरर्स, ये सब गरीबी की अलग अलग तस्वीरें हैं। ये केवल किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्या नहीं है बल्कि पूरे देश की नेशनल प्रॉब्लम है। 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग हर पांचवा व्यक्ति बिलो द पॉवर्टी लाइन जीवन जी रहा था। इसका अर्थ है कि उस समय लगभग 270 मिलियन लोग गरीबी से पीड़ित थे। ये संख्या इतनी विशाल है कि भारत उस समय दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पुअर पॉपुलेशन बन गया था। इसका सीधा अर्थ यह है कि भारत की प्रगति, उसकी डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ, उसकी इकोनॉमी, सब कुछ तब तक अधूरा रहेगा जब तक उसका हर नागरिक गरिमा के साथ जीवन नहीं जी सकेगा। गरीबी केवल पैसों की कमी नहीं होती। गरीबी का मतलब है भूख से सोना, फटे कपड़ों में जीना, छत के बिना जीवन बिताना, बीमारी में इलाज न मिलना, बच्चों को स्कूल न भेज पाना, काम की असुरक्षा और सबसे बड़ा आत्मसम्मान की कमी, जिसे हम लॉस ऑफ डिग्निटी कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को रोज ये सोचना पड़े कि आज खाना मिलेगा या नहीं, कल काम मिलेगा या नहीं, बच्चे बीमार पड़ जाएं तो दवा होगी या नहीं, यही वास्तविक गरीबी है। इसी कारण भारत की सरकार ने आजादी के बाद से गरीबी हटाने को अपनी सेंट्रल गोल ऑफ डेवलपमेंट बनाया। पंचवर्षीय योजनाएं, रोजगार योजनाएं, शिक्षा योजनाएं, स्वास्थ्य योजनाएं, इन सभी का मूल उद्देश्य यही है कि देश का कोई भी नागरिक इस अमानवीय स्थिति में न रहे। इसलिए विद्यार्थियों, गरीबी का अध्ययन करना केवल परीक्षा की तैयारी नहीं बल्कि समाज की समझ विकसित करना है। अब हम समझते हैं कि गरीबी वास्तव में होती क्या है। गरीबी एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है, अर्थात ये कई दिशाओं से मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है। अगर गरीबी केवल पैसों की कमी होती तो कुछ रुपये मिलते ही समस्या समाप्त हो जाती। लेकिन वास्तविकता यह है कि गरीबी इंसान की पूरी जिंदगी की गुणवत्ता को नष्ट कर देती है। उसका शरीर, उसका मन, उसका परिवार, उसका भविष्य, सब कुछ। पाठ में दिए गए केस स्टडी राम सरन और लाखा सिंह हमें ये सिखाते हैं कि गरीबी शहर और गांव दोनों में अलग अलग रूपों में मौजूद है। राम सरन शहर में रहकर भी पर्याप्त भोजन, सुरक्षित आवास और स्थायी रोजगार से वंचित है। लाखा सिंह गांव में खेती करता है लेकिन जमीन नहीं है, आमदनी अनिश्चित है और जीवन लगातार संघर्ष से भरा है। इन दोनों के जीवन से हमें ये समझ आता है कि गरीबी के मुख्य डायमेंशंस क्या है। सबसे पहला आयाम है हंगर एंड मैलन्यूट्रिशन। जब शरीर को आवश्यक भोजन नहीं मिलता तो न तो बच्चा ठीक से पढ़ पाता है और न ही वयस्क सही ढंग से काम कर पाता है। दूसरा आयाम है लैक ऑफ प्रॉपर हाउसिंग एंड सैनिटेशन। जब घर सुरक्षित नहीं होता, साफ पानी नहीं होता, शौचालय नहीं होता, तब बीमारियां फैलती हैं और पूरा परिवार पीड़ा में जीता है। तीसरा आयाम है बच्चों को स्कूल न भेज पाना। शिक्षा के बिना गरीबी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। चौथा आयाम है नो एक्सेस टू हेल्थ केयर। गरीबी में बीमारी सबसे बड़ा शत्रु बन जाती है क्योंकि इलाज का खर्च व्यक्ति को और गहरे कर्ज में धकेल देता है। पांचवा आयाम है इरेग्युलर एंड इनसिक्योर एम्प्लॉयमेंट। काम मिले तो पेट भरता है, काम न मिले तो पूरा परिवार भूखा सोता है। और इन सब के साथ जुड़ा हुआ है हेल्पलेसनेस एंड सोशल ह्यूमिलिएशन। जब व्यक्ति समाज में स्वयं को छोटा, कमजोर और बेबस महसूस करता है तब उसका मनोबल टूट जाता है। इस प्रकार विद्यार्थियों, गरीबी केवल इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है बल्कि यह सोशल, साइकोलॉजिकल और ह्यूमन प्रॉब्लम है। गरीबी इंसान के आत्मविश्वास को तोड़ देती है, उसके सपनों को कुचल देती है और उसे जीवन की दौड़ में बहुत पीछे छोड़ देती है। इसलिए गरीबी को मिटाना केवल सरकार का कर्तव्य नहीं है बल्कि पूरे समाज की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विद्यार्थियों, अब हम गरीबी को केवल एक आम व्यक्ति की नजर से नहीं बल्कि सोशल साइंटिस्ट्स यानी समाज वैज्ञानिकों की दृष्टि से समझेंगे, क्योंकि समाज वैज्ञानिक केवल यह नहीं देखते कि किसी व्यक्ति के पास कितना पैसा है बल्कि यह भी देखते हैं कि वह समाज में कैसे जीवन जी रहा है, उसे क्या क्या सुविधाएं मिल रही है और वो किस प्रकार के संघर्ष का सामना कर रहा है।
पहले समय में गरीबी को केवल इनकम और कंजम्पशन के आधार पर मापा जाता था, अर्थात ये देखा जाता था कि व्यक्ति कितना कमाता है और कितना खर्च कर पाता है। लेकिन आज के समय में समाज वैज्ञानिक मानते हैं कि गरीबी को समझने का ये तरीका अधूरा है, क्योंकि इंसान केवल रोटी से नहीं जीता, बल्कि सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसरों से जीता है। इसलिए आज गरीबी को मापने के लिए कई सोशल इंडिकेटर्स का उपयोग किया जाता है। सबसे पहला इंडिकेटर है इलिटरेसी। जब व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता तो वह न अच्छी नौकरी पा सकता है, न अपने अधिकार समझ सकता है और न ही अपने बच्चों को बेहतर भविष्य दे सकता है। दूसरा इंडिकेटर है मैलन्यूट्रिशन एंड पुअर हेल्थ। कुपोषण शरीर को कमजोर बना देता है, बीमारियां जल्दी पकड़ लेती है और व्यक्ति जीवन की दौड़ में पीछे रह जाता है। तीसरा इंडिकेटर है लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज। जब किसी गरीब को अस्पताल तक पहुंच नहीं होती या इलाज का खर्च नहीं उठा पाता तो बीमारी गरीबी को और गहरा बना देती है। चौथा इंडिकेटर है अनएम्प्लॉयमेंट। जब काम नहीं मिलता तो आय नहीं होती और जब आय नहीं होती तो गरीबी स्थायी बन जाती है। पांचवा इंडिकेटर है लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। गंदा पानी और गंदा वातावरण बीमारियों को जन्म देता है, जिससे गरीब और अधिक असहाय हो जाता है। इन सभी इंडिकेटर्स से समाज वैज्ञानिक यह निष्कर्ष निकालते हैं कि गरीबी केवल आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक और मानवीय समस्या है। अब समाज वैज्ञानिक दो आधुनिक कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से गरीबी को और गहराई से समझते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है सोशल एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन का अर्थ है समाज के कुछ वर्गों को जानबूझकर या परंपरा के कारण उन सुविधाओं, अवसरों और अधिकारों से दूर रखना जो बाकी समाज को मिलते हैं। भारत में कास्ट सिस्टम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कुछ जातियों को सदियों तक शिक्षा, जमीन, रोजगार और सम्मान से दूर रखा गया, जिससे वे पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी में फंसे रहे। ये केवल गरीबी नहीं, बल्कि सामाजिक अन्याय है जो गरीबी को और मजबूत बना देता है। दूसरा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी का अर्थ है कुछ लोगों या समुदायों का गरीबी में गिरने का खतरा दूसरों की तुलना में कहीं अधिक होना, जैसे विडोज, डिसेबल्ड पर्सन्स, बैकवर्ड कास्ट्स, भूमिहीन मजदूर, असंगठित क्षेत्र के कामगार। इन सभी के पास संपत्ति नहीं होती, शिक्षा सीमित होती है, स्वास्थ्य सुविधाएं कमजोर होती है और रोजगार अस्थायी होता है। इसलिए जैसे ही कोई संकट आता है, बीमारी, नौकरी का नुकसान, प्राकृतिक आपदा, ये लोग सबसे पहले और सबसे गहराई से गरीबी में गिर जाते हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों, समाज वैज्ञानिक हमें ये सिखाते हैं कि गरीबी केवल पैसों की कमी नहीं, बल्कि अवसरों की कमी, अधिकारों की कमी और सुरक्षा की कमी है। गरीबी को मिटाने के लिए केवल आय बढ़ाना पर्याप्त नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक समानता और सम्मान, इन सभी क्षेत्रों में सुधार आवश्यक है। यही वास्तविक ह्यूमन डेवलपमेंट है और यही एक मजबूत और न्यायपूर्ण राष्ट्र की नींव है। विद्यार्थियों, अब हम उस सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिसे हम कहते हैं पॉवर्टी लाइन, अर्थात गरीबी रेखा। गरीबी रेखा वह मिनिमम लेवल ऑफ इनकम और कंजम्पशन है जिसके नीचे जीवन को गरिमापूर्ण और सुरक्षित नहीं माना जाता। इसका अर्थ यह नहीं कि गरीबी रेखा के ऊपर वाला व्यक्ति अमीर है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाला व्यक्ति अपनी बुनियादी आवश्यकताएं भी ठीक से पूरी नहीं कर पाता। इसलिए सरकार को ये तय करना आवश्यक होता है कि किस व्यक्ति को गरीब माना जाए ताकि सही लोगों तक सहायता पहुंच सके। भारत में गरीबी रेखा केवल आय के आधार पर नहीं तय की जाती, बल्कि इसे बेसिक ह्यूमन नीड्स के आधार पर तय किया जाता है। सबसे पहला आधार है फूड रिक्वायरमेंट, जिसमें यह देखा जाता है कि व्यक्ति को रोज कितना भोजन चाहिए ताकि वह स्वस्थ रह सके। इसके साथ साथ क्लोथिंग एंड फुटवेयर, फ्यूल एंड लाइटिंग, एजुकेशन एंड मेडिकल नीड्स को भी शामिल किया जाता है, क्योंकि बिना कपड़ों, ईंधन, रोशनी, शिक्षा और इलाज के मनुष्य सम्मानजनक जीवन नहीं जी सकता। भारत में यह स्वीकार किया गया है कि एक ग्रामीण व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग 2400 कैलोरीज और एक शहरी व्यक्ति को 2100 कैलोरीज की आवश्यकता होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अधिक शारीरिक श्रम करते हैं, इसलिए उन्हें अधिक कैलोरीज की जरूरत होती है। इन सभी आवश्यकताओं के आधार पर 2011-12 में गरीबी रेखा तय की गई। उस समय ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा 816 रुपए पर पर्सन और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपए पर पर्सन निर्धारित की गई। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि किसी ग्रामीण परिवार में 5 सदस्य है और उनकी कुल मासिक आय 4080 रुपए से कम है, तो वो परिवार गरीब माना जाएगा। इसी प्रकार किसी शहरी 5 सदस्यीय परिवार की आय यदि 5000 रुपए से कम है, तो वह भी गरीब की श्रेणी में आएगा।
ये आंकड़े नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एकत्र किए गए डेटा के आधार पर तैयार किए जाते हैं, जो पूरे देश में हाउसहोल्ड सर्वेज करता है। इस प्रकार गरीबी रेखा सरकार को ये पहचानने में सहायता करती है कि किसे सहायता की सबसे अधिक आवश्यकता है। अब हम ये समझते हैं कि समय के साथ भारत में गरीबी की स्थिति में क्या परिवर्तन आया है। आजादी के बाद भारत में गरीबी बहुत अधिक थी, लेकिन धीरे धीरे विकास योजनाओं और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के कारण इसमें कमी आई है। 1993-94 में भारत का पॉवर्टी रेशियो लगभग 45% था, जिसका अर्थ यह है कि लगभग आधी आबादी गरीबी में जीवन जी रही थी। 2004-05 तक ये घटकर 37%, 2009-10 में 30% और 2011-12 में लगभग 22% रह गया। ये गिरावट ये दर्शाती है कि भारत ने गरीबी कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। 2004-05 में जहां गरीबों की संख्या लगभग 407 मिलियन थी, वहीं 2011-12 तक ये घटकर लगभग 270 मिलियन रह गई। ये परिवर्तन शिक्षा, रोजगार योजनाओं, स्वास्थ्य सुविधाओं और ग्रामीण विकास प्रोग्राम्स का परिणाम है। लेकिन ये कमी पूरे देश में समान नहीं रही। कुछ राज्यों और कुछ सामाजिक वर्गों में गरीबी तेजी से घटी, जबकि कुछ क्षेत्रों और समुदायों में आज भी गरीबी गंभीर समस्या बनी हुई है। इसलिए विद्यार्थियों, हम ये कह सकते हैं कि भारत ने गरीबी के खिलाफ लड़ाई में बड़ी सफलता प्राप्त की है, लेकिन ये लड़ाई अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। अभी भी देश को संतुलित विकास, समान अवसर और सामाजिक न्याय की दिशा में लगातार आगे बढ़ना होगा। विद्यार्थियों, अब हम उन समूहों की बात करेंगे जिन्हें समाज में गरीबी का सबसे अधिक भार सहना पड़ता है, जिन्हें हम कहते हैं वल्नरेबल ग्रुप्स। ये वे वर्ग होते हैं जिनके लिए गरीबी से बाहर निकलना सबसे कठिन होता है, क्योंकि इनके पास संसाधन कम, अवसर सीमित और सामाजिक सुरक्षा बहुत कमजोर होती है। भारत में सबसे अधिक वल्नरेबल माने जाने वाले समूह हैं शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ग्रामीण क्षेत्रों के एग्रीकल्चरल लेबरर्स और शहरों के अर्बन कैजुअल लेबरर्स। इन वर्गों की आय अस्थायी होती है, रोजगार असुरक्षित होता है और सामाजिक स्थिति भी कमजोर होती है। 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 43% शेड्यूल्ड ट्राइब्स और 34% अर्बन कैजुअल लेबरर्स गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे थे। ये केवल आर्थिक कमजोरी नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चले आ रहे अवसरों के अभाव का परिणाम है। इन परिवारों में विमेन, एल्डरली पीपल और गर्ल चिल्ड्रन को सबसे अधिक पीड़ा सहनी पड़ती है, क्योंकि उन्हें भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों में समान अधिकार नहीं मिलते। जब परिवार में कमी होती है तो सबसे पहले बेटियों और बुजुर्गों को ही त्याग करना पड़ता है। इसलिए गरीबी का सबसे गहरा प्रभाव इन्हीं वर्गों पर पड़ता है। विद्यार्थियों, गरीबी पूरे भारत में समान रूप से नहीं फैली हुई है। कुछ राज्यों में गरीबी बहुत अधिक है, जबकि कुछ राज्यों ने इसे काफी हद तक कम कर लिया है। इसे हम कहते हैं इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज। 2011-12 में सबसे अधिक गरीबी वाले राज्य थे बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम। इन राज्यों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और उद्योगों का विकास अपेक्षाकृत धीमा रहा, जिससे गरीबी लंबे समय तक बनी रही। वहीं दूसरी ओर केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों में गरीबी का स्तर अपेक्षाकृत कम रहा। इसका कारण ये है कि इन राज्यों ने अलग अलग तरीकों से विकास किया। पंजाब और हरियाणा ने कृषि विकास के माध्यम से गरीबी कम की। केरला ने ह्यूमन डेवलपमेंट अर्थात शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पर जोर देकर गरीबी घटाए। वेस्ट बंगाल ने लैंड रिफॉर्म्स लागू करके गरीब किसानों को जमीन का अधिकार दिया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी। इससे ये स्पष्ट होता है कि सही नीतियां गरीबी को कम कर सकती हैं। विद्यार्थियों, अब हम भारत से बाहर पूरी दुनिया की ओर देखते हैं। पूरी दुनिया में भी गरीबी एक बड़ी चुनौती रही है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में एक्सट्रीम पॉवर्टी में उल्लेखनीय कमी आई है, विशेष रूप से चाइना और ईस्ट एशिया में। औद्योगिक विकास, शिक्षा और रोजगार के अवसरों के कारण करोड़ों लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। लेकिन इसके विपरीत आज भी सब सहारन अफ्रीका में दुनिया के सबसे अधिक गरीब लोग रहते हैं, जहां विकास धीमा और संसाधन सीमित है। दुनिया के देशों ने मिलकर गरीबी समाप्त करने के लिए एक वैश्विक लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसका मुख्य उद्देश्य है 2030 तक गरीबी को सभी रूपों में समाप्त करना। ये लक्ष्य केवल सरकारों का नहीं, बल्कि पूरी मानवता का है। जब तक दुनिया का हर व्यक्ति सम्मान के साथ जीवन नहीं जी पाएगा, तब तक वास्तविक विकास अधूरा ही रहेगा। विद्यार्थियों, अब हम समझेंगे कि भारत जैसे बड़े देश में गरीबी इतनी गहरी क्यों है।
गरीबी अचानक नहीं आती, बल्कि इसके पीछे कई हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक और सोशल कॉजेज होते हैं। सबसे पहला कारण है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन एंड लो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की संपत्ति का भारी शोषण हुआ, उद्योगों को विकसित नहीं होने दिया गया और देश को केवल कच्चा माल देने वाला राष्ट्र बना दिया गया। इसका परिणाम ये हुआ कि रोजगार के अवसर बहुत सीमित रह गए और गरीबी जड़ जमा गई। दूसरा बड़ा कारण है 1980 के दशक तक भारत की लो इकोनॉमिक ग्रोथ। विकास की गति बहुत धीमी थी, जिससे नई नौकरियां नहीं बनी और जनसंख्या बढ़ती गई। तीसरा कारण है रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। जब जनसंख्या तेजी से बढ़ती है और रोजगार उतनी तेजी से नहीं बढ़ते, तो गरीबी स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। चौथा कारण है अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। बहुत से लोगों को या तो काम नहीं मिलता या उनकी क्षमता से कम काम मिलता है, जिससे आय बहुत कम रहती है। पांचवा कारण है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेज। कुछ लोगों के पास बहुत अधिक जमीन और संपत्ति है, जबकि बहुत से लोगों के पास कुछ भी नहीं। छठा कारण है इंडेटेडनेस ड्यू टू लैक ऑफ सेविंग्स। गरीब परिवारों के पास बचत नहीं होती, इसलिए वे बीमारी, विवाह या आपदा के समय कर्ज लेते हैं और फिर जीवन भर उस कर्ज में फंसे रहते हैं। सातवां कारण है सोशल कस्टम्स एंड इकोनॉमिक प्रेशर्स, जैसे दहेज, बड़े परिवार, सामाजिक दिखावा, जो गरीब परिवारों पर भारी बोझ बन जाते हैं। इस प्रकार गरीबी अनेक कारणों से बनी रहती है। विद्यार्थियों, अब हम समझेंगे कि भारत सरकार ने गरीबी को मिटाने के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं। भारत की मुख्य रणनीति दो भागों में बटी हुई है। पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ और दूसरा है टारगेटेड प्रोग्राम्स। 1980 के दशक के बाद भारत में तेज इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, जिससे उद्योग बढ़े, व्यापार बढ़ा और रोजगार के अवसर बने। जब देश की आय बढ़ती है, तो सरकार के पास गरीबों के लिए अधिक संसाधन होते हैं और गरीबी धीरे धीरे कम होती है। दूसरा भाग है टारगेटेड प्रोग्राम्स, अर्थात विशेष योजनाएं जो सीधे गरीबों की सहायता करती हैं। मनरेगा 2005 ने ग्रामीण परिवारों को हर वर्ष 100 डेज एम्प्लॉयमेंट गारंटी दी, जिससे करोड़ों परिवारों को आय का स्थायी सहारा मिला। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से शिक्षित बेरोजगार युवाओं को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अवसर दिए गए। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत गरीबों को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से ऋण और प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना ने गरीब क्षेत्रों में बेसिक सर्विसेज, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा उपलब्ध कराने का कार्य किया। अंत्योदय अन्न योजना ने सबसे गरीब परिवारों को सस्ता अनाज देकर फूड सिक्योरिटी प्रदान की। इन योजनाओं से गरीबी में कमी अवश्य आई है, लेकिन आज भी पुअर इम्प्लीमेंटेशन एंड टारगेटिंग की समस्या बनी हुई है। कई बार सहायता सही व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती और कई बार योजनाएं कागजों तक ही सीमित रह जाती है। इसलिए गरीबी से लड़ाई केवल योजनाओं से नहीं, बल्कि ईमानदार प्रशासन, जागरूक नागरिक और मजबूत समाज से जीती जा सकती है। विद्यार्थियों, अब हम गरीबी को सबसे ऊंचे स्तर की सोच से समझते हैं, जिसे कहा जाता है ह्यूमन पॉवर्टी। सरकार की जो आधिकारिक परिभाषा होती है, वो केवल ये देखती है कि व्यक्ति जीवित रहने के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर पा रहा है या नहीं, लेकिन वास्तविक विकास इससे कहीं अधिक गहरा होता है। यदि किसी व्यक्ति के पास शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, सुरक्षित आवास नहीं है, स्थायी रोजगार नहीं है, आत्मसम्मान नहीं है, जेंडर इक्वालिटी नहीं है और वह भेदभाव से मुक्त नहीं है, तो भले ही उसकी आय गरीबी रेखा से ऊपर हो, वो व्यक्ति अब भी गरीबी में ही जी रहा है। यही कारण है कि आज समाज वैज्ञानिक कहते हैं कि हमें केवल इनकम पॉवर्टी नहीं, बल्कि ह्यूमन पॉवर्टी को समाप्त करना होगा। मानव गरीबी का अर्थ है जीवन की गुणवत्ता का अभाव। जब बच्चा स्कूल नहीं जा पाता, जब महिला को बराबरी का अधिकार नहीं मिलता, जब युवा को स्थायी नौकरी नहीं मिलती, जब किसी व्यक्ति को उसके जन्म, जाति या लिंग के कारण अवसरों से वंचित किया जाता है, तो यह मानव गरीबी है। आने वाले दशकों में भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही रहेगी कि वो हर नागरिक को केवल जीवित ही नहीं, बल्कि गरिमा के साथ जीवन जीने का अवसर दे। गरीबी केवल पैसों की कमी नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के जीवन से आशा, सम्मान, अवसर और सुरक्षा छीन लेने वाली एक गंभीर समस्या है। यह व्यक्ति के वर्तमान को कमजोर बनाती है और उसके भविष्य को अंधकार में कर देती है। भारत ने पिछले कई दशकों में गरीबी को कम करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है और करोड़ों लोग आज पहले से बेहतर जीवन जी रहे हैं, परंतु फिर भी आज भी देश के अनेक नागरिक ऐसे हैं जो सम्मानजनक जीवन के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं।
वास्तविक विकास तभी संभव है जब समाज का प्रत्येक बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करे, हर नागरिक को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो, प्रत्येक युवा को स्थायी और सम्मानजनक रोजगार मिले, महिलाओं को समाज में पूर्ण इक्वालिटी प्राप्त हो और किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव का सामना न करना पड़े। जब तक ये सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी, तब तक विकास अधूरा ही माना जाएगा। गरीबी उन्मूलन केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सरकार को प्रभावी नीतियां बनानी होंगी, समाज को सहयोग देना होगा और प्रत्येक नागरिक को अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना होगा। जब सरकार, समाज और नागरिक मिलकर संवेदनशीलता और समर्पण के साथ कार्य करेंगे, तभी गरीबी जैसी गंभीर समस्या से देश को मुक्त किया जा सकेगा। यही वो सपना है जिसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी के समय देखा था, एक ऐसा भारत जहां सोशल जस्टिस, समान अवसर और इंक्लूसिव डेवलपमेंट हर व्यक्ति के जीवन में दिखाई दे। यदि हम इस दिशा में निरंतर प्रयास करते रहें, तो वह दिन अवश्य आएगा जब गरीबी केवल इतिहास की पुस्तकों में पढ़ी जाएगी और भारत एक सशक्त, समृद्ध और मानवता से परिपूर्ण राष्ट्र बनकर विश्व के सामने खड़ा होगा। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द करियर कैनवस, फ्रीडम टू ड्रीम बिग।